हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स में यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लास्ट 5 इयर्स की PYQs की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा डे 3 है। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको टाइमली मिल सके। 21 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को हम साथ में रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। X and Y आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. They admit Judd as a new partner with 1/5 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि X और जो Y ऑलरेडी पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2 का। अब जड एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है जिसका 1/5 शेयर है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है कि अब जो पार्टनर्स का X, Y और Z तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा जड के एडमिट होने के बाद। तो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो 1 है और 1 प्रॉफिट में से जो जेड का शेयर है वो 1/5 है। जो 1/5 जेड का है तो एक्स और वाई के लिए कितना बचा? 1 माइनस 1/5, यानी 4/5 शेयर एक्स और वाई का है। तो एक्स और वाई का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो था 3:2 का। ठीक है, तो 3:2 में अगर 4/5 शेयर एक्स और वाई का है तो न्यू रेशियो इसका होगा 3:5। ये हो गया एक्स का शेयर। अब वाई का कैलकुलेट करेंगे। वाई का भी सेम तरीके से कैलकुलेट होगा। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2:5, तो 8/25 वाई का हो गया और जेड का ऑलरेडी दे रखा है 1/5। तो अब एक्स, वाई और जेड का शेयर कितना हुआ? एक्स का हो गया 12/25, वाई का है 8/25 और जेड का है 1/25। तो इसको इक्वल करते हैं 25, तो 12, 8, 5, 12/8/5 ये रेशियो होगा। 12/8/5 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनको सीक्वेंस में करना है कि इन एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो कैसे है। सबसे पहले अकाउंटिंग में कौन सी एक्टिविटी आती है? ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने में सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ एंट्री। सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। जर्नलाइज और पोस्टिंग, ये सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ये ए है, ये बी, ये सी, डी और ये ई। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जर्नलाइज करेंगे ट्रांजेक्शन को लेज़र में पोस्टिंग। जैसे जर्नलाइज पोस्टिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को जर्नल और लेज़र अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 होगा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे लेजर बैलेंस से। जो लेजर का बैलेंस होगा उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो थर्ड स्टेप आएगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो ये हो गया स्टेप 4 और स्टेप 5 होगा हमारा बिजनेस डिसीजंस लेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने इनके बेसिस पे हम बिजनेस डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पे आएगा ड्राइविंग मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस फॉर बिजनेस डिसीजंस। तो ये स्टेप 5 आया। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी B A D C E।
तो ये ऑप्शन आपका राइट है, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें से आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है कि सबसे सही इक्वेशन कौन सी है। तो ये इक्वेशंस हैं जो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर इस साल कोई प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर देंगे, प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर अब पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो उसको ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे ड्राइंग्स को। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस किया इस साल का, कोई एडिशनल अगर कैपिटल लेके आया है पार्टनर तो उसको प्लस किया और माइनस करेंगे ड्राइंग, तो ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में रिवर्स दे रखी है सीक्वेंस, इसमें पूछा है ओपनिंग कैपिटल। तो जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ये, तो क्या करेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल में से ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, सब ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर ये इधर प्लस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स माइनस थी तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ पे है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल, नहीं माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, ये वाली, ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स इन लिस्ट 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शंस इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखा है, तो इनको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आपका कॉस्ट दे रखी है, डिफरेंट कॉस्ट, और ये इनका डिटेल दे रखा है लिस्ट 2 में, तो इनको मैच करना है। सबसे पहले है सन कॉस्ट। सन कॉस्ट क्या होती है, सन कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और फ्यूचर डिसीजन में इसका कोई भी काम नहीं होता, मतलब जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं वो चेंज नहीं कर सकती जो सन कॉस्ट है, तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो ये मैच होगी आपका ऑप्शन 3 से। कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फर्म डिसीजन, फर्म के डिसीजंस में इस कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अगर हम पहले 30 यूनिट्स बना रहे थे और अब अगर 31 यूनिट बनाएंगे तो जो कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, मान लेते 30 यूनिट्स बनाने का खर्चा आता था 10,000 रुपये, 31 यूनिट्स बनाने का खर्चा आता है 10,500, तो ये जो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 4। चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट फर्स्ट। सी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का मतलब है किसी डिसीजन की वजह से जो टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, मतलब टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन। ये हो जाएगा आपका 4, सी का 4। लास्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट जो कॉस्ट है वो होती है जो फर्म की जो ओवन रिसोर्सेज हैं, खुद की रिसोर्सेज, उनकी वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑन एंड यूज इन प्रोडक्शन 2। तो इसका जो आंसर है फाइनल ए का 3। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसमें इसके आंसर्स में कुछ मिस्टेक है, तो
एक बार देख लेना, बाकी ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विथ दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर मैच करते हैं। फर्स्ट ए है इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। तो ये प्रॉब्लम जो डायरेक्टली रिलेट करती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। ये रेशियो बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है कि कंपनी इंटरेस्ट पे करने की कितनी कैपेसिटी रखती है, पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती है। तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी को बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ए का 3, लिक्विडिटी क्राइसिस। तो लिक्विडिटी जो क्राइसिस है, लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी, इसको मेजर करता है करंट रेशियो। लिक्विडिटी को मेजर करेगा करंट रेशियो, ऑप्शन 1। तो बी का हो गया 1। सी इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स। अगर डेटर्स से पैसा स्लो आ रहा है तो प्रॉब्लम डेटर्स टर्नओवर रेशियो से आइडेंटिफाई होती है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है। तो कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 2। लास्ट है आपका रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स फंड बीइंग मच हायर देन द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सिचुएशन यूजुअली जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसकी वजह से होती है, फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से होती है प्रॉब्लम, जिससे जो डेट्स इक्विटी रेशियो है उसको एनालिसिस करता है ये। तो डी का हो जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका ए का 3, बी 1, सी 2 और डी 4। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मीन्स इसमें आपका सीक्वेंस पूछा है कि जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है उसकी सीक्वेंस बतानी, उस प्रोसेस की सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग में। तो जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का सबसे पहला स्टेप है वो है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कोस्ट। किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, तो सबसे पहले कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है। तो इसका ऑप्शन ये ए, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मेजर एक्चुअल कॉस्ट। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है वो मेजर करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2। सबसे पहले किसी प्रोडक्ट की हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट कितना कॉस्ट में बन जाएगा। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करना। नेक्स्ट स्टेप आएगा कंपेयर स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, अब उनमें कंपैरिजन करना। तो ये ऑप्शन, ये स्टेप है 3। उसके बाद जो स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, उसको आइडेंटिफाई करना कि कितना वेरिएंस आया है स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में। तो आइडेंटिफाइंग वेरिएंस एंड कॉजेज ऑफ वेरिएंस, और उसके क्या रीज़न रहे हैं, वेरिएंस का क्यों आया है, तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वेरिएंस को डिस्पोज करना, डिस्पोजिंग द वेरिएंस टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट में जो वेरिएंस को कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर में एडजस्ट किया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले आ गया आपका ए बी ई और फिर सी और डी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म। जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो कौन सी इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है उस इंडस्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे एप्रोप्रिएट होती है, कौन सी फर्म्स में प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले तो जहाँ प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, नंबर 2 जहाँ प्रोडक्ट
स्टैंडर्डाइज होते हैं। नंबर 3, प्रोडक्शन डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरता है, कि जिसमें 3 स्टेप्स की प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। पहले इस प्रोसेस में आया प्रोडक्ट, फिर यहाँ से बन के दूसरी प्रोसेस में गया, फिर यहाँ से थर्ड प्रोसेस। तो 3 इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। फर्स्ट है प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन चलता रहता है पूरे साल, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है। नंबर 2, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे होता है। और थर्ड होता है जहाँ डिफरेंट प्रोसेस से प्रोडक्ट होके गुजरता है। तो इसके एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्री, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फार्मेटिकल और हेल्थ केयर फर्म, जो फार्मेटिकल एंड हेल्थ केयर फर्म इसमें यूज होता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ये नहीं होता, ऑयल रिफाइनरी इनमें भी होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और डी। नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ये सिर्फ ऑप्शन डी में आएगा, ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ सेल्स, मीन्स कौन कौन से आइटम्स वाउचिंग ऑफ सेल से रिलेटेड हैं। ये कुछ आइटम्स दे रखे हैं, क्या ये वाउचिंग ऑफ सेल से रिलेटेड हैं? ऑप्शन पहला है डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट नहीं आएगा, यहाँ आएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वाउचिंग क्या होता है। तो वाउचिंग ऑफ सेल्स का मतलब है वेरीफाई करना, जो सेल्स रिकॉर्ड हुई है बुक्स में, जो सेल्स को हमने रिकॉर्ड किया है, तो क्या एक्चुअली वो सेल्स सही है, जेन्युइन है, या ऐसे ही सेल्स दिखा दिया बुक्स में। तो इसके लिए जो ऑडिटर है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, जिससे पता लगे कि ये जो सेल्स बुक्स में शो हुई है ये सही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो चेक करेगा उसको बोलते हैं वाउचिंग ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले ऑप्शन था हमारे पास डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो डिस्पैच ऑफ गुड्स में ऑडिटर ये भी चेक करता है कि गुड्स एक्चुअली जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिस्पैच हुए थे या नहीं हुए। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल चेक करता है ऑडिटर। नेक्स्ट है आपका सेल्स बुक्स। तो सेल्स बुक्स में सभी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स हुई है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती हैं। कैश सेल्स यहाँ पे नहीं आती, सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है। तो जो अगर हमने क्रेडिट सेल्स चेक करनी है तो सेल्स बुक को चेक करेंगे, ये अभी बिल्कुल सही है। थर्ड है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट मोस्टली परचेज रिटर्न से एडजस्ट करने के लिए होता है। जैसे हमने कोई परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया, और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो या फिर कंपनी को सुटेबल नहीं लगा हो, तो उसको रिटर्न कर दिया। जब उस रॉ मटेरियल को हम रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं। तो ये सेल्स वाउचिंग में मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट तब इशू होता है जब सेल्स रिटर्न होती है, जब हमने कोई सेल्स कर दी, हम जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसको सेल कर दिया, और अब कस्टमर से वो सेल्स, कुछ सेल्स उसमें से रिटर्न हो गई, तो इसके लिए इशू किया जाता है क्रेडिट नोट। और ये सेल्स के वेरिफिकेशन के लिए कंपल्सरी वाउचिंग डॉक्यूमेंट होता है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और डी। पर इसमें कुछ आंसर कुछ डिफरेंट है, तो एक बार चेक कर लेना इसके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन करंट रेशियो इज 2:1 एंड इफ इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वुड रिजल्ट इन। जैसे करंट रेशियो 2:1 दे रखा है। अब पहले मान लेते हैं कि करंट जो एसेट्स हैं वो हमारे पास हैं 200 रुपीज़ की,
और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 100 रुपीज़ की। तो रेशियो हो गया 2:1 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इक्वल इंक्रीज करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में तो क्या करंट रेशियो में कुछ चेंज आता है। तो मान लेते हैं कि जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में 50 रुपीज़ इंक्रीज हो गए। तो ऊपर करंट एसेट्स हो गई अब हमारी 250 की और करंट लाइबिलिटी हो गई 150 की। तो रेशियो कितना हो जाएगा, पहले कितना था 2:1 का, अब हो गया 1.67:1 का। तो रेशियो डिक्रीज हो गया। तो इस क्वेश्चन से पता लगता है जब भी हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा कि करंट रेशियो हमेशा डिक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन करंट रेशियो। नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी in the holding company balance sheet is more than the book value of net assets acquired, the difference represents। अगर होल्डिंग कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी उसमें शो होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कि हमने सब्सिडरी में इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, होल्डिंग की बुक्स में ऐसे शो होता है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो नेट एसेट्स जितने की एसेट्स हमने एक्वायर किया है उससे ज़्यादा की बुक वैल्यू उसमें शो हो रखी है बैलेंस शीट में, तो ये डिफरेंस कहाँ रिप्रेजेंट होता है। तो ये लॉजिक समझते हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट की कर रखी है और नेट एसेट्स कम अमाउंट की परचेज की है, जैसे सब्सिडरी की जो नेट एसेट्स है वो 100 रुपीज़ की थी लेकिन हमने उसको पे किया 110 रुपीज़, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या हो गया, गुडविल का। 10 रुपये हमने क्यों ज़्यादा पे किए, हो सकता है उसकी गुडविल अच्छी हो तो 10 रुपये हमने गुडविल की ज़्यादा पे किए। असेट्स तो 100 रुपीज़ की थी, पे 110 किया, तो 10 रुपीज़ हमने गुडविल के लिए पे किए हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पे एडजस्ट होगा, गुडविल में, ठीक है। गुडविल हो गया। नेक्स्ट है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम है नेट एसेट्स से, जैसे नेट एसेट्स है 100 की और इन्वेस्टमेंट हमने केवल 90 रुपीज़ की है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है और हमने पेमेंट की है कम। तो इस केस में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है बैलेंस शीट में उसको हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। क्या पूछा है देखो, इसमें पूछा था कि बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और नेट एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो कम है, तो इसका मतलब वो गुडविल हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।